नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ओस की बूंद। दिसंबर का महीना था। मौसम शरारतों पर आमादा था। कभी बारिश, कभी गुनगुनी धूप तो कभी ठंडी हवाएं। आज वह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। कुछ दिनों से ना जाने क्यों उसकी नींद भी बेचैन थी। बाहर बालकनी में बैठी वह सामने लगे छोटे छोटे पेड़ पौधों को निहार रही थी। उसकी नन्ही नन्ही बूंदें पत्तों पर इतराती और पत्तों के हिलने पर जमीन पर गिरकर अपने अस्तित्व को स्वयं ही मिटा देती। यही है जीवन का ताना बाना। कभी अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती, कभी काबिलियत के पंखों से ऊंची उड़ान हासिल करना भी मुमकिन हो जाता है। इधर कई वर्षों से रम्या आराम करना तो भूल ही गई थी। अपना छोटा सा एक कमरे का फ्लैट और उस पर पड़ी ढेर सारी किताबें, यही उसके जीवन का फलसफा बन गया था। वह बालकनी में बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। डोरबेल शायद काम नहीं कर रही थी। दरवाजे पर हुई यह थाप उसने बिल्कुल वैसे ही महसूस की जैसे वर्षों पहले दिसंबर की ठंडी सुबह उसकी माँ ने उसे उठाने के लिए खटखट की थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ी। पीप होल से देखती है कि विजय बाहर खड़ा है। अरे विजय भैया, इतनी सुबह सुबह आज कैसे आ गए? गुड मॉर्निंग दीदी, बड़ी जल्दी उठ गई आप। माफ़ी चाहता हूँ, बिना फ़ोन किए आ गया। माफ़ी की कोई बात नहीं है विजय, पर बताओ तो सही, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? दीदी, आपने अपना परिणाम नहीं देखा? लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुई हैं आप। मुझसे रहा ना गया तो यहीं भागा चला आया। रम्या की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। कुछ बोल ही नहीं पाती, सिर्फ निरी सी विजय की ओर देखती रह जाती है। विजय ही वह शख्स था जिसने इस अनजान शहर में उसकी मदद की थी। वह विजय से बैठने का आग्रह करती है, परंतु विजय हाथ जोड़कर उससे विदा लेता है। बस आज मेरा लक्ष्य पूरा हुआ, अभी चलता हूँ, पर जब भी इस भाई की ज़रूरत हो अवश्य याद करना, यह हाजिर हो जाएगा। रम्या को आभा का ख्याल आया। विजय तो बाद में मिला, लेकिन आभा ही तो वह माध्यम थी जिसने उसे यहाँ पर पहुँचाने में मदद की। वह आभा को फ़ोन मिलाती है, उधर से फ़ोन उठता है, पर रम्या कुछ बोल नहीं पाती। बहुत ही मुश्किल से वह इतना कह पाती है, आभा, मैं सेलेक्ट हो गई। यह सुनकर आभा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों सहेलियों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दोनों तरफ से एक निस्तब्धता छा गई। कैसा है ना हमारा जीवन, आंसू सदा साथ चलते हैं, कभी गम के तो कभी खुशी के। अनायासी रम्या यादों के गलियारे से गुजरती हुई वर्षों पहले के अतीत में चली गई। दिसंबर का महीना था। भौगोलिक परिस्थिति के कारण उनके गांव में ठंड इस शहर के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा होती थी। लगभग 7 बजे का समय रहा होगा। बाहर अभी भी धुंधलका सा था। रम्या का उठने का जी बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि रजाई के भीतर भी हाथ पैरों में एक सुन्नता सी महसूस हो रही थी। तभी माँ ने उसे पुकारा और दरवाजे पर हल्के हाथों से थाप दी। रम्या, उठकर जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे चाचा आए हैं। चाचा? मगर इतनी सुबह सुबह क्यों? हाँ रम्या, तेरे लिए किसी अच्छे रिश्ते की बात करने आए हैं। बैठक के कमरे में बैठे हैं तेरे बापू के साथ। तू भी हाथ मुंह धोकर आ जा, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। पास के गांव के प्रधान का बेटा उच्च शिक्षा हासिल कर शहर से लौटा था। प्रधान उसके विवाह के लिए किसी गुड़ी कन्या की तलाश में थे। उन्होंने मास्टर जी की बेटी रम्या के बारे में सुना था, इसलिए उसके चाचा के माध्यम से यह प्रस्ताव भिजवाया। कहाँ सर्व सुविधा संपन्न प्रधान का परिवार और कहाँ रम्या के पिता एक साधारण सरकारी मास्टर। दोनों परिवारों में कोई तुलना ही नहीं थी, मगर फिर भी बहुत सारी लड़कियों के बीच उन्हें अपने पुत्र आकाश के लिए रम्या ही पसंद आई। देखने दिखाने की औपचारिकता का दिन तय किया गया। रम्या ने पहली बार आकाश को देखा। वह सुंदर और सुडौल नवयुवक था, बिल्कुल किसी शहरी बाबू के जैसा। रम्या को मन ही मन वह पसंद आ गया। इस अवसर पर रम्या के पिता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह दहेज
लेन देन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी बन पड़ेगा अपनी बेटी को अवश्य देंगे। बस फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। रम्या दुल्हन बन ससुराल पहुंची तो वही परंपरागत सामाजिक बातें शुरू हो गईं जो सदियों से हमारे समाज में होती आई हैं। मसलन दहेज में क्या क्या आया। आकाश की बुआ ने तो ताना तक मार दिया। मास्टर ने बेटी को बिना जेवर के कैसे ससुराल भेज दिया। खैर, इन बातों को समाज का हिस्सा मानकर उसने दिल से नहीं लगाया और सहज भाव से सबसे प्रेम पूर्वक मिलकर जिंदगी की शुरुआत करने लगी। वहाँ भी बहुत बड़ा परिवार नहीं था। प्रधान, उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक अविवाहित बेटी। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर ना जाने प्रधान का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। एक उम्र दराज आदमी किसी के कहे सुने में आ जाए, यह बात समझ में नहीं आती। पर कहते हैं कि गांव में दूसरे घरों में जब लड़कों की शादी में दहेज आने लगा तो प्रधान का मन डोल गया। रम्या की अनुपस्थिति में घर में पंचायत बैठी और सभी को लगा कि विवाह में दहेज की मांग न करके उन्होंने उस वक्त अपनी साख तो बना ली, परंतु नुकसान करा लिया और अपने गांव में नाक नीची हो गई। बस फिर क्या था, रम्या के प्रति उन सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा, जिसे वह खुद भी महसूस करने लगी थी। उपेक्षा का दौर शुरू होकर अत्याचार की हद तक पहुंच गया। उसने इस विषय में जानना चाहा, लेकिन कोई भी प्रति उत्तर नहीं मिला। आकाश स्वयं तो उसे परेशान नहीं करता, परंतु घर के और सदस्य कुछ भी कहें तो वह मूक दर्शक सा बना रह जाता, मानो गोबर का कोई गणेश हो। रम्या उससे कह कहकर थक गई, पर उस पत्थर की मूर्ति में कोई हलचल नहीं हुई। रम्या को अब बस आभा का ही सहारा बाकी था। पड़ोस में रहने वाली आभा आकाश के रिश्ते की बहन लगती थी। वह रम्या की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और उसकी सुख दुख की सच्ची साथी थी। जब रम्या ने उसे अपने कष्टों के बारे में बताया और आगे पढ़ने की चाह जाहिर की तो आभा को बहुत खुशी हुई। आभा एक पढ़ी लिखी और समझदार युवती थी जो शहर में जाकर उच्च शिक्षा हासिल करके गांव वापस आई थी और स्वयं रोजगार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही थी। उसने रम्या के लिए शहर से कुछ पाठ्य सामग्री मंगवाकर उसे दे दी। अपने खाली समय में रम्या बस पढ़ने लगी। उसने अपने माता पिता से भी अपनी दुविधा का हल्का सा जिक्र किया था, मगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उनकी और भी जिम्मेदारियां थीं। लगन की एक सुनहरी डोर पकड़कर वह आगे बढ़ रही थी। आभा की दी हुई किताबों में से एक प्रेरणादायक सूक्तियों से भरी एक पुस्तक भी थी, जिसमें मिशेल ओबामा का एक प्रेरणादायक कथन था, जिसका सार कुछ इसी से मिलता जुलता था। जो लोग तुम्हें जीवन में नीचा दिखाते हैं उनसे दूर रहो, अपनी काबिलियत को पहचानो, अच्छे रिश्तों में बंधो। ये आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाते हैं और आपके लिए खुशहाल होते हैं। इसी सूत्र को लेकर उसने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उन सभी लोगों की वह काफ़ी सेवा करती थी, मगर फिर भी परिवार वालों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह मानती थी कि आत्महत्या करने या लटका दिए जाने से बेहतर है समय रहते अपना जीवन बचा लेना चाहिए, क्योंकि अन्याय अब हद से बाहर हो चला था। इस बार उसने आकाश से तटस्थ होकर बात करने की ठानी। वह मती मूड ना तो अपने परिवार वालों को समझाने को राजी था और ना ही रम्या से तलाक लेना चाहता था। उसके मन में क्या था यह रम्या अभी जान नहीं पाई। आज उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह इस अंधेरे में ज़्यादा देर नहीं रहेगी और रोशनी की तलाश में निकलेगी। अगली सुबह उसने अपना थोड़ा सा सामान लिया और चल दी एक अनजान शहर में। साथ में थी तो उसकी किताबें, आभा के द्वारा दी गई कुछ आर्थिक मदद और इन सब से बढ़कर आभा की अमूल्य नसीहतें। शहर में पहुंचकर आभा के बताए नंबर पर उसने फ़ोन किया, जो विजय नाम के किसी ब्रोकर का था। विजय एक नेक दिल इंसान था। उसने अपने
धंधे से ऊपर इंसानियत को जगह दी और रम्या को एक कमरे का फ्लैट दिलवा दिया जो खुद विजय का ही अपना था। आवश्यकता पड़ने पर मदद का आश्वासन भी उसने दिया क्योंकि रम्या शहर के वातावरण से अनजान थी। अब यह कमरा, ये किताबें ही रम्या की जिंदगी हो गई थी। हाँ, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन में 2 घंटे ऑनलाइन क्लास लेने लगी थी। कुछ देर पुस्तकालय में व्यतीत कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक सामग्री जुटाती थी। अब इधर 2 प्रयासों के बाद वह इंटरव्यू तक पहुंची थी और परिणाम की प्रतीक्षा में थी। आखिरकार आज वह शुभ घड़ी आ ही गई थी। अपनी रैंक के अनुसार उसे भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति मिलनी तय थी। उसने आंखें मूंद ली। वह खुद को खाकी में तैनात देख रही थी और उसके कंधे पर स्टार लगे थे। अचानक क्रोध का भाव उसके मन में जन्मा जो उन सब लोगों को सजा देना चाहता था जिन्होंने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया था। परंतु प्रसन्नता की ऊष्मा ने प्रतिशोध के इस भाव को भस्म कर दिया और वह जल्दी संभल गई क्योंकि ऐसा आचरण उसके पेशे की मर्यादा के विरुद्ध होता। उसने यह भी महसूस किया कि अगर वे लोग ना होते तो आज शायद वह यहाँ तक पहुँचने का प्रयास ही नहीं करती। दुश्मन भी कभी कभी अनजाने में हमारी सहायता कर बैठते हैं। उसने परिणाम की ओर दृष्टि डालते हुए फैसला किया कि जितनी भी महिलाएं घर परिवार से प्रताड़ित होंगी वह उन सबको न्याय दिलवाएगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैली और उसने देखा कि ओस की अधिकांश बूंदें अब तक निडाल हो चुकी थी पर कुछ अभी भी पत्तों पर टिकी अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रही थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।